सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। हम मुंबई में लगातार देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती का मामला हो, कंगना रनावत का मामला हो, एक बयान आता है और उस पर सरकारों का जिस तरह का रिएक्शन आता है। कंगना रनावत में तो आपने देखा कि उन्होंने सुशांत सिंह केस में कुछ रिएक्शन दिया और इसके बाद देख रहे हैं कि बीएमसी ने उनके ऑफिस को गिरा दिया। हम लगातार इस बात की चर्चा पे जो लगातार समाज में एक चर्चा हो रही है कि क्या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या चुनी हुई एक सरकार है, उसके अंदर ये लगातार टॉलरेंस क्यों आता जा रहा है, खाप पंचायतें जैसा क्यों व्यवहार कर रही हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ दिनेश द्विवेदी जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तमाम देश के बड़े संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं, 4 दशक से ज्यादा का अनुभव है। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं श्री प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, 4 दशक से ज्यादा का बड़ा अनुभव आपको अखबार, टीवी, पत्रिकाओं और तमाम रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी लगातार आप अपनी बातों को रखते रहे। तो दिनेश जी, मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगा। आखिर 47 साल पहले जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो फैसला आया, उसने कहीं ना कहीं उस संविधान की सुपरमेसी को बरकरार रखा। वो संविधान ही आपको रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन की आपको इजाजत भी देता है और ताकत भी देता है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकारें बिल्कुल खाप पंचायत, इंटॉलरेंस होकर काम कर रही हैं? किसी ने कुछ कहा और उनका एक्शन जारी हो जाता है। राजनेता केवल एग्जीक्यूटिव को इसी काम में लगाए हैं कि दूसरे को कैसे दफन किया जाए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या समझते हैं जी? देखिए, आपने सही कहा कि हमारा संविधान जो है ये कहता है कि संविधान सुप्रीम है जी, और रूल ऑफ लॉ जो है, जैसा कि हम लोग ने इंटरप्रिटेशन से एक क्रिएट किया है, रूल ऑफ लॉ संविधान में तो कहीं इस्तेमाल है नहीं जी। सो रूल ऑफ लॉ का केवल मतलब ये है कि संविधान या संविधान के अंतर्गत बने कानून या संविधान की जो अपनी मौलिक परिस्थितियां हैं और स्पिरिट है, उसको ध्यान में रख के ही आदमी को काम करना चाहिए और कानून और संविधान को हर हालत में फॉलो करना चाहिए ना। ये केवल आदमी के लिए जरूरी नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जरूरी है। देखो, सरकारों के लिए ज्यादा अहमियत है रूल ऑफ लॉ की, और सरकार ही अगर रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करेंगे तो रूल ऑफ लॉ तो चरमरा जाएगा जी। अब जहां तक बात इसकी है कि खप पंचायतों की तरह काम कर रहे हैं, कि ये बात सही है अपनी जगह। ये हम कुछ देख रहे हैं, दिल्ली में भी देख रहे हैं आजकल की रिया चक्रवर्ती के मसले पे खप पंचायती हो गई है, और वहां पर मुंबई में देखिए तो वो कंगना रनौत वाले, ये सब मसले ऐसे नहीं है कि जिनको इतनी तवज्जो सरकारें दें। सरकारी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के कंधे चौड़े होने चाहिए और इतने सकड़े नहीं होने चाहिए, कमजोर की एक कोई कहीं किसी आदमी ने कुछ कहा तो आप उसके ऊपर चढ़ बैठे। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। ये तो रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल उल्लंघन ही है। प्रदीप जी, ये इंटॉलरेंस आज का है, अभी पैदा हुआ है? सत्ता का लालच जो पहले था वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते हुए और आगे बढ़ता गया है। हम निश्चित रूप से जो आदर्श हैं, जो हमारी एक तरह की शिक्षा है, हम उस पे भी लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? ये खाप पंचायतें ये जो बन रही हैं वो केवल कुछ पर्टिकुलर जगह बन रही है, कुछ राजनेताओं में बन रही है, या मानसिकता चौतरफा फैल चुकी है पूरी तरह से? जी नहीं विप्लव, मेरा मानना है कि ये जो विकृति है ना, ये किसी राजनीतिक दल या किसी एक सरकार या 2 सरकारों या सभी सरकारों की बात नहीं है। ये पूरे समाज में आई विकृति का असर। समाज से जब रीजनेबलनेस चली जाती है, तर्क संगति चली जाती है, तब विमर्श से तब मुश्किल होती है कि अगर कोई 2 लोग बात कर रहे हैं या 10 लोग आपस में बात कर रहे हो, तार्किक आधार पर बात नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर कोई विमर्श नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या होता है, गाली गलौज होती है, जो आजकल हो रहा है। तो ये हम, और दूसरी बात मेरा मानना है कि संविधान और कानून, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसकी विश्वसनीयता, उसकी साख समाज से बनती है। कानून के कारण समाज नहीं, कोई आप कानून बना देंगे उससे समाज में परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल, सामाजिक परिवर्तन के मुताबिक आप जब कानून बनाते हैं
तब उसका असर ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोगों की स्वीकारोक्ति होती है। तो हमारे संविधान को लोगों ने स्वीकार किया। अब हमारा दायित्व है कि हम संविधान के मुताबिक चलें, जो कि बहुत से मामलों में दिखाई देता है कि नहीं होता है। उसमें सरकारें भी शामिल हैं, उसमें विपक्ष भी शामिल है, आम आदमी भी शामिल है। हम आप रोज तरीके ढूंढते हैं किस तरह से कानून को तोड़ सके। तो ये हम मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि हम राम राज्य की बात करते हैं, हर राजनीतिक दल करता है, बड़ा आदर्श बताता है, लेकिन उस आदर्श पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं। राम राज्य का मतलब है कि देश के सभी नागरिक, उसमें सरकार में बैठे लोग, उसमें विपक्ष में बैठे लोग, और राजा से लेकर जो है, जो सबसे बड़ा शासक है प्रधानमंत्री लोकतंत्र में हमारे देश में, और निचले तबके पर पायदान पर खड़ा व्यक्ति जो है आम आदमी, वो सब कानून को माने और कानून के अनुसार आचरण करें, तब बात बनती है, तब संविधान का मान बढ़ता है। प्रदीप जी मुझे ये बताइए, ये है जी प्रदीप जी मुझे ये बताइए, ये इंटॉलरेंस इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? सत्ता में इतना इंटॉलरेंस है। कंगना रनावत के मैटर को हम लेते हैं। कंगना रनावत ने सुशांत सिंह केस में लगातार वो अपनी नाराजगी जता रही थी, नेपोटिज्म को लेकर, तमाम जांच को लेकर, तमाम विषय थे, और मुंबई पुलिस पर वो तमाम टीका टिप्पणी कर रही थी। उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह दिया मुंबई को। अब जैसे ही उन्होंने कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से कहा, उस पर लगातार रिएक्शन शुरू हो गए सत्ता की तरफ से। संजय राउत, वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख, तमाम लोग उस पर टूट पड़े एक तरह से, और लगातार आरोप प्रत्यारोप। तो ये टॉलरेंस क्या कहलाता है? कंगना रनावत कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सीधे तौर पर कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी उनकी विपक्षी दल से उसमें संबंधित हो, फिर इस तरह का सत्ता में टॉलरेंस क्यों है, और है तो कितना और बढ़ता चला जा रहा है? जी नहीं, देखिए बात यह है कि कंगना रनौत एक व्यक्ति के रूप में अपना विचार रखने को, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये स्वतंत्रता जो मिलती है, दिनेश जी बताएंगे कि संविधान जब हमको बोलने की स्वतंत्रता देता है तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है एक लक्ष्मण रेखा खींचता है कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे। मेरा मानना, कंगना रनौत के मामले में मेरा मानना है कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि मुंबई जो है पाक अधिकृत कश्मीर बन गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनका घर जाके गिरा देंगे। बिल्कुल, मतलब ये दूसरा एक्सट्रीम है भाई। हमने एक बात कही, वो आपको पसंद नहीं आई, हमने एक बात कही जो हमको नहीं कहना चाहिए था, सामाजिक औचित्य उसका नहीं था, वो नहीं बोलना चाहिए था, ये हमारी गलती है। आप हमारी निंदा करें, आलोचना करें, हमारे खिलाफ बोलें, ये बात तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन आप हमारा घर गिरा दें, ये धमकी दें कि घर शहर में घुस के दिखाओ, और ये सत्तारूढ़ दल करे, तो ये और आपत्तिजनक है। क्योंकि आपसे अपेक्षा की जाती है कि हर नागरिक के प्रति आपका व्यवहार समान होगा। ये संविधान आपको ये दायित्व सौंपता है कि आपका जो शासन होगा वो संविधान के जो प्रावधान है उनके अनुरूप होगा, और ये संविधान के प्रारूप के अनुरूप नहीं है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने जिस तरह से इस मामले में अपना फैसला दिया है, उससे बड़ा स्पष्ट है। तो ये सबको ये पता होना चाहिए कि हमारी लक्ष्मण रेखा है क्या। लक्ष्मण रेखा क्या? जो प्रदीप जी, दिनेश जी, जो प्रदीप जी बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वाली बात। तो जब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आप जाते हैं, तो संविधान के सामने जब तमाम जजेस होते हैं, उनके पास एक कानून होते हैं, उन कानून का इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन जब इस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बातें सरकार के सामने आती हैं, उन लोगों पे आती हैं जो हमारे देश में नेता कहे जाते हैं, उस मापदंड को वो कहां रख सकते हैं? क्योंकि उनके पास तो सत्ता और विपक्ष, या तो हम सत्ता में हैं या आप विपक्ष में हैं। इस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के वो तो दायरे सब तोड़ देते हैं। और कंगना रनावत वाले मामले में तो अगर महाराष्ट्र सरकार चाहती या उनके तमाम नेता चाहते तो इस बात को टाल भी सकते थे, लेकिन वो नहीं टाला। तो ये जब लायबिलिटी उन पर आती है, उन पर भरोसा आता है, तब वो इस तरह की आचरण कैसे करने लगते हैं? जी देखिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाली जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है,
पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, संविधान ये कहता है कि हमारा एक अख्तियार है, अधिकार है बोलने का, लिखने का, एक्सप्रेशन का, और इस इख्तियार पे जो है लेजिस्लेचर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि किस हद तक हम बोल सकते हैं बिना किसी एक एक्शन को अट्रैक्ट किए हुए, पिनल एक्शन। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो सरकार, लेजिस्लेचर ही लगाते हैं। और अगर सरकार, जैसे इसलिए मैं कह रहा था कि अगर सरकार और लेजिस्लेचर ही रूल ऑफ लॉ को भूल जाए और इस लक्ष्मण रेखा जैसे हम लोग कहते हैं उसको भूल जाए, तो बाकी जनता का क्या होगा फिर? लिहाजा मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि ये बातें जो एक बारगी लोग कर देते हैं, जैसे कंगना रनौत जी ने किया या आमिर खान जी ने कुछ साल पहले किया था, कहा था, तो इससे क्या निकलता है? वो अपना फ्रस्ट्रेशन व्यक्त कर रहे हैं, करने दीजिए, ऐसा क्या है? इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि क्या सरकारों के कंधे इतने चरमरा गए हैं कि वो जरा सा क्रिटिसिज्म या कोई भी बात जो तीखी हो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते? तो रूल ऑफ लॉ कहाँ चला गया? अगर आप दूसरों पे, बोलने वालों पे और एक्सप्रेशन करने वालों पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अख्तियार रखते हैं तो खुद भी तो फॉलो कीजिए। सरकार की, संविधान ने कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपकी पावर पे लगाए? सरकार भी तो हर पावर को ये कहता है कि इट हैज टू बी एक्सरसाइज रीजनेबली। तो रीजनेबल एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप अपनी दृष्टि को चौड़ा रखिए, छोटा संकीर्ण मत कीजिए, वरना जो है सरकार चलना मुश्किल हो जाता है, लोगों को अपनी आजादी एंजॉय करना मुश्किल हो जाएगा। अब हमको अगर ये हर बार कहा जाए कि आप नपी तुली आजादी के अंदर काम करते रहिए तो शायद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। जी जी, लेकिन प्रदीप जी असल में, जी प्रदीप जी असल में समस्या सही या गलत की नहीं है। समस्या असल में ये है कि हमारी वो राजनीतिक जो हमारा राजनीतिक इच्छा शक्ति के और राजनीतिक कर्तव्यों के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा उससे बेनिफिट है या नहीं है। बेनिफिट है तो ठीक, नहीं है तो उसका पुरजोर विरोध, और वो पुरजोर विरोध अगर सत्ता में है तो सत्ता जो एग्जीक्यूटिव है और पुलिस है उसके माध्यम से करेंगे, नहीं तो विरोध के नाम पर हम सोशल मीडिया का यूज करेंगे। आप इसको मानते हैं कि ये एक अलग तरह का ट्रेंड शुरू हुआ जब से सोशल मीडिया आया, तो वो बात सही या गलत के दायरे में नहीं रहकर वो राजनीतिक हमको शूट कर रही है, नहीं शूट कर रही है, उस पर रह गई है। जी प्रदीप जी। नहीं विप्लव, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की एक लाइन है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं। समस्या ये हो गई है कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं तो छोटे मन के, और वो लगातार वो बढ़ता जा रहा है। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है सोशल मीडिया जो है वो वरदान भी है, अभिशाप भी है। वरदान इस अर्थ में है कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक मंच मिल गया है। आप याद कीजिए, एक समय था जब अखबारों में पाठक के नाम पत्र का जो कॉलम होता था, उसमें अपनी बात लिखने के लिए उसमें भी 1000 खत आते थे तो 4, 5, 6 लोगों की चिट्ठी छपती थी। लेकिन आज सबके पास अपना अखबार है, अपना टीवी है। आप YouTube पे जाइए, कुछ भी बोल सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर जाइए, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आजादी बड़ी चीज है, लेकिन उसका दुरुपयोग जो हो रहा है, इस आजादी का मतलब नहीं है कि आप कुछ कह रहे हैं तो हम सोशल मीडिया पर आए और आपको गाली देने लगे। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, ये तरीका नहीं हुआ, और वो कोई कर रहा है। सवाल ये है कि अब जो स्थिति है, समाज इस तरह से बटा हुआ है कि आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। तो ये जो स्थिति आ गई है, इसमें कोई विमर्श होना बड़ा मुश्किल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं अगर आपको, नेहरू जी के समय का। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के पहले। 1962 की लड़ाई हम हार चुके थे चीन से, और महावीर त्यागी सांसद थे विपक्ष के, वो कुछ बोल रहे थे। नेहरू जी ने खड़े होकर कहा नेफा के बारे में
कि वहां जो है एक घास भी नहीं उगती थी, चला गया तो क्या हुआ। महावीर त्यागी ने कहा कि उगता तो कुछ आपके सर पे भी नहीं है, उनके सर पे बाल नहीं थे, तो क्या इसको भी काट के दे दिया जाए। सब लोग हंसने लगे, नेहरू जी भी हंसने लगे। अब आप कल्पना कीजिए कि आज की स्थिति में अगर ये बात कही जाए संसद में या कहीं उसके बाहर, तो क्या स्थिति होगी। तो सवाल ये है कि आप किस बात को कितना महत्व देते हैं, और आपको ये आप में क्षमता है कि नहीं, जो दिनेश जी पहले कह रहे थे बर्दाश्त करने की, कि भाई कुछ चीजों को इग्नोर भी कर देना चाहिए। हर चीज पर आप रिएक्ट ही करें, हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया आए ही, ये जरूरी नहीं है। और इसके साथ ही जब सरकार हो, ताकत हो, तो आप और ज्यादा प्रभावी ढंग से करने की कोशिश करते हैं, पीनल करने की कोशिश करते हैं। दिनेश जी, देखिए, इसमें ये मेरा मानना ये है बहुत, और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मानता हूं कि हमारे यहाँ जो बर्दाश्त शक्ति कम होने का सबसे बड़ा मुख्य, पॉलिटिकल क्लास में बर्दाश्त करने की शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है, ये चुनावी राजनीति जो आ गई है। चुनाव को हर हालत में जीतना है, चुनाव आने वाला है तो उसके लिए हर काम करेंगे, हर तरह से जीतने की कोशिश करेंगे, चाहे संविधान कानून सब ताक पे रख देंगे। चुनाव के जीतने के लिए ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे जो कि दादागिरी करें। आप समझिए, एक बहुत अहम बात है जो मैं बताऊं आपको। आज से 10 साल 15 साल पहले पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुन के आते हैं, मुश्किल से 15 से 17% था 15-20 साल पहले। आज वो 40 से 45% है, और अनदर 5 साल में जो है, 6 साल में हमारे ख्याल से वही हो जाएगा 50%। अब वो आदमी जो कि क्रिमिनल है, वो चुन के आ रहा है, उसकी बर्दाश्त कहाँ है? वो तो वही है जो कि अपना समाज में जो बर्दाश्त नहीं करता है, वो यहाँ उसको ये लगता है कि अगर ये इसने ऐसा बोला है, अरे मेरी इज्जत के खिलाफ है, लिहाजा वो कुछ करेगा। और अब तो उसके पास अख्तियार है, पावर है। तो पावर का जो रिस्ट्रिक्शन है संविधान ने लगाया है, वो रिस्ट्रिक्शन वो तुरंत भूल जाता है। प्रदीप जी, प्रदीप जी, मैं थोड़ा सा इससे आगे का क्वेश्चन आपसे कर लेता हूं, और मैं चाहूंगा इस पर भी दिनेश जी से बाद में टिप्पणी है, क्योंकि आप एक मीडिया से जुड़े रहे हैं, एक मीडिया में 4 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव रहा है। असल में हमने पात्र बनाना छोड़ दिए, हमने नायक बनाना छोड़ दिए, हमने बिग बॉस के सेलिब्रिटी बनाना शुरू कर दिए, विवादों वाले सेलिब्रिटी। आप देख रहे हैं इस बीच लगातार वो जो विवादों वाले सेलिब्रिटी हैं, वही ट्रॉल्स होते हैं, उन्हीं को ही सोशल मीडिया प्रमोशन होता है, उन्हीं के बारे में लोग लिख रहे हैं। तो वो एक विवाद जो कंपोनेंट है, वो मुझे लगता है एसेंशियल कंपोनेंट हो गया है, वो जो हमारे आजकल के जो तथाकथित नायक तैयार हो रहे हैं। आपको लगता है? नहीं, देखिए, नायक कोई तैयार नहीं करता। नायक समाज से बनते हैं, अपनी विश्वसनीयता से, अपनी साख से, अपने नैतिक बल से, जिसमें सब कुछ छोड़ने की क्षमता हो। देखिए, भारतीय समाज जो है बड़ा विचित्र किस्म का है, उसको आप अच्छा माने बुरा माने, ये आपका व्यक्तिगत वो है, लेकिन 2 तरह के लोगों को पसंद करता है। या तो जो सबसे ताकतवर है, जिसके पास शक्ति है, या सन्यासी जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, अपने लिए कुछ करने को तैयार नहीं। उसको भी हमारा समाज जो है वो सिर माथे पर बिठाता है। तो अभी जो दिनेश जी बात कर रहे थे अपराधीकरण की राजनीति में, देखिए, ये तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुनकर विधानसभा या संसद में आ रहे हैं, एक परिघटना, एक फिनोमिनन का प्रतिफलन है ये। सवाल ये है कि ये पहुंच रहे हैं तो इनको चुन कौन रहा है? इनको वोट तो हम आप दे रहे हैं ना जी। आखिर जिस दिन हम आप तय कर लेंगे कि आप, अब इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया कि आपको आप अपने फॉर्म में बताना पड़ेगा, उम्मीदवारी के फॉर्म में, कि आप पर क्या क्या अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, और न भी बताएं तो जिस इलाके के हम हैं रहने वाले, जो चुनाव लड़ रहा है हमारे इलाके से, हमको पता है उसके बारे में। अगर उसके बावजूद हम उसको वोट दे रहे हैं, तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये
फिर मैं लौट के जाऊंगा समाज की तरफ कि समाज की ये विकृति ये क्यों है। मेरा मानना है कि ये इसलिए है कि लोगों का भरोसा रूल ऑफ लॉ में उस तरह से नहीं रह गया जी, उनको जो न्याय मिलने की उम्मीद थी शासन से, न्याय व्यवस्था से, प्रशासन से, वो नहीं मिल रहा है। वो जो अपराधी है, वो जो गुंडा है, वो उनको त्वरित न्याय दिलाता है, इसलिए उसका भरोसा उन पर है, उस पर है। तो ये हमको देखिए समस्या जो है उसकी जड़ की ओर सोचना पड़ेगा। केवल लक्षणों पर जाएंगे तो हम ठीक है छोटा मोटा परिवर्तन कर लेंगे, कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला उससे। और इसीलिए शायद दिनेश जी इसीलिए शायद अगर खाप पंचायतों के फैसले, ये जो सरकारों द्वारा खाप पंचायतों के हमने जो समझा वही सही है, हमने समझा कि रनावत का ऑफिस गिरना चाहिए तो वो गिरना चाहिए, उस तरह के फैसले लागू हो जाते हैं और शायद विरोध भी नहीं। देखिए कंगना रनौत का मसला जो था गिराने वाला, वो तो जाहिर है कि किसी का अपना जो है ईगो जिसको कहते हैं वो इन्वॉल्व है, या वहां पर खेल दूसरा ये भी हो सकता है कि साहब महाराष्ट्रवाद और नॉन महाराष्ट्रवाद वो भी खड़ा करने की बात है। तो अब राजनीतिक लोग राजनीतिक खेल करते हैं, जैसे वही हम देख रहे हैं सुशांत सिंह के में भी। अब बिहार का चुनाव है लिहाजा चला जा रहा है। अब मतलब आप मुझे ये बताइए कि अगर शायद बंगाल का चुनाव होता तो रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट शायद ना होता। क्या मालूम, मतलब आजकल राजनीति में कौन सा खेल, कौन सा चीज, जैसे आपने कहा बिग बॉस प्रवृत्ति चल रही है, तो लिहाजा ऐसी चीज, ऐसे लोग को खड़ा करो जो कि लोगों को का ध्यान आकर्षित कर सके और ध्यान आकर्षित करके फिर वोट जाने का काम करें। ये बात सही है। देखिए बड़ा मुश्किल है कहना, जैसे वो कहते हैं अंडा और मुर्गी वाला झगड़ा है कि साहब अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। जैसे अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि ये समाज की विकृतियां हैं जो कि आगे हमको अपने राजनीतिक उसमें दिखती है पटस्थल पे। तो ये सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और राजनीतिक विकृतियां हैं, अब कैसे जाएंगी इस पे तवज्जो देना ज्यादा जरूरी है। शायद समाजशास्त्रियों को इस पे बैठ के सोचना पड़ेगा। हमारे पास तो अभी फिलहाल तो ऐसा कोई समाधान हमें समझ में नहीं आता, पर देखिए शायद आगे जाके कोई इसका समाधान निकले इस विकृति का। वरना तो यही है कि गुंडे ही आएंगे। जी प्रदीप जी, ये मैं अब इस बातचीत के अंत बिल्कुल छोर में चल रहा हूं। प्रदीप जी मुझे ये बताइए, ये जो राजनीतिक इंटॉलरेंस है, खासकर विपक्ष को लेकर इंटॉलरेंस है, ये पहले से, चूंकि आपका एक बड़ा अनुभव है, ये पहले से उतना ही सख्त था, उतना ही घृणित था, अंदर से उनके लिए दुर्भावना थी, या ये जो सोशल मीडिया का युग आया उसमें ज्यादा हम लोग को दिखने लगा है? नहीं देखिए, दिखने भी लगा है और है भी जी। ऐसा नहीं है कि है नहीं और हमको दिखने लगा है, निश्चित रूप से है। स्टेक्स इतने बड़े हो गए हैं कि पहले आप याद कीजिए 1947 या 1950 में संविधान बना, उसके बाद से राजनीतिक दल, मतलब सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस पार्टी थी, उसकी हेजिमनी थी, पूरे देश में सरकार थी, हर राज्य में सरकार थी, तो उसकी हेजिमनी को एक तरह से राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया था। तो राजनीतिक दल जो बनते थे उनका लक्ष्य होता था अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना। वहां से धीरे जैसे जैसे कांग्रेस का क्षरण होता गया, वो नीचे गई, दूसरे राजनीतिक दल और फिर क्षेत्रीय दल उभरते गए। तो आज जो स्थिति है उसमें लगभग सभी पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं, सब सत्ता में रह चुकी हैं अलग अलग समय पर। तो सत्ता का स्वाद सबको मिल चुका है, तो वो सत्ता फिर से हासिल होनी चाहिए। सत्ता जाने का जो दर्द होता है वो केवल राजनेता समझ सकता है, हम आप नहीं समझ सकते। उसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी करना चाहता है, उसके लिए फिर संविधान कानून वो कोई मायने नहीं रखते। फिर चाहे कंगना रनावत का मुद्दा हो, चाहे रिया चक्रवर्ती का मुद्दा हो, उसका असली जो मोटो है, असली मकसद है, उसी सत्ता को हासिल करना है, उसी पॉपुलैरिटी से। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल
सत्ता सबसे बड़ा राजनीति का सिद्धांत बन गई है। सत्ता हमको मिल रही हो तो वो राजनीति अच्छी है, जिस राजनीति से सत्ता नहीं मिलती वो हमारे लिए त्याज्य है। हमको नहीं चाहिए ऐसी राजनीति जो सत्ता की ओर न ले जाए। ये सभी राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य है। उसमें आप केवल डिग्री का फर्क देख सकते हैं, उससे ज्यादा कोई फर्क है। अब मेरा बस अंतिम सवाल का आप लोग संक्षेप में उत्तर दे दीजिए। सर प्रदीप जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछ लेता हूं, क्योंकि आप ज्यादा मीडिया के इस पार्ट से भी हैं। असल में आपको लगता है कि मुद्दों की कमी है, और मुद्दे जब कॉन्क्रीट मुद्दों की कमी होती है तो सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत जैसे मुद्दे शूट करते हैं सत्ता को। इसमें मीडिया की एक बड़ी भागीदारी होती है। आपको लगता है बड़े मुद्दों की कमी है? संक्षेप में। नहीं, मुझे ये नहीं लगता मुद्दों की, विश्वसनीयता की कमी है जी। हम जो बात बोल रहे हैं उस पर लोगों को भरोसा है कि नहीं? क्या हम जो बोल रहे हैं उस पर लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं? अगर ये हमको भरोसा नहीं है तो हम तात्कालिक मुद्दों पर जाएंगे। जो भी मुद्दा उठा, जो घटना हुई, उस पर हमने एक स्टैंड ले लिया, इससे हमको फायदा हो जाए। ये जो फौरी लाभ की कोशिश है, ये बड़े विमर्श को रोकती है। बड़े विमर्श से मेरा मतलब है देश के लिए क्या अच्छा है, लोकतंत्र के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है, युवा पीढ़ी के लिए क्या अच्छा है। ये इन मुद्दों पर आपकी विश्वसनीयता 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या मीडिया में आपको 4 दिन दिखा दिया उससे नहीं बनने वाली है। मीडिया बहुत से लोगों को दिखाता है, सबकी विश्वसनीयता नहीं बनती है। वो लोग परखते रहते। देखिए, हमारा जनतंत्र जो है, हमारा जो खास तौर से कम पढ़ा लिखा वर्ग है देश का नागरिक, जो वो राजनीतिक रूप से ज्यादा समझदार है, वो बड़े इन्फॉर्म्ड और बड़े बड़े सोच समझ कर फैसले लेता है, वो परखता रहता है। आप वो, ये अलग बात है कि उसके सामने कम बुरे की जो है वो चॉइस है, उसके सामने जो विकल्प हैं अच्छे और बुरे का नहीं है, बुरे और कम बुरे का है। तो इसके बावजूद वो आपको परखता रहता है और फिर एक धारणा बनाता है। धारणा बना लेता है तो फिर फैसला करता है। जी दिनेश जी, मुझे त्वरित टिप्पणी दीजिए। जो प्रदीप जी कह रहे हैं, तात्कालिक जो इस तरह के मसले होते हैं, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत, वो जल्दी बूस्ट करते हैं, और मीडिया का अगर तड़का लग जाए तो फिर क्या कहना? देखिए, मीडिया मेरे हिसाब से, मैं प्रदीप जी से थोड़ा बहुत सहमत हूं जरूर, पर मेरा अपना मानना यह है कि हमारे संवैधानिक जीवन में मैंने इतने बड़े मुद्दे एक साथ खड़े हो गए हों कभी नहीं देखा, जो कि नेशनल इंटरनेशनल मतलब यूनि के मुद्दे कहे जा सकते हैं। आप इकोनॉमी को ले लीजिए, आप चाइनीज ऑक्यूपेशन को ले लीजिए, आप माइग्रेंट्स को ले लीजिए, आप जो है कोविड की सिचुएशन को ले लीजिए। इससे और बड़े मुद्दे क्या हो सकते? और सबसे बड़ा मुद्दा साहब हमारा जीएसटी कॉम्पनसेशन का है, जो कि सरकारों को मिलना है, स्टेट्स को। इतने सारे मुद्दे हैं हमारे पास, पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज अगर आप देखिए तो मीडिया इनकी तरफ कम और सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत पे ज्यादा जोर दे रहा है। कारण वही है, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे सोचने समझने की शक्ति केवल केंद्रित हो गई है चुनाव और जीतने से, चुनाव की और पावर पॉलिटिक्स से, जिसको हम कहते हैं। और उसकी वजह से ये है कि हम जो है किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म इस समय नहीं लेना चाहते, क्योंकि हर समय कोई ना कोई चुनाव सर पे रहता है, हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव सर पे रहता है। लिहाजा सरकारों को भी सतर्क रहना पड़ता है, जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों को भी सतर्क रहना पड़ता है। फिर मीडिया का भी तो अब हम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर दें, जैसा हम देखते हैं कि मीडिया का भी तो एक्सप्लॉयटेशन कोई ना कोई तो कर ही रहा है जी। मीडिया आजकल किस स्वतंत्र आदमी के पास है? पहले हम जो सुनते थे इमरजेंसी हो गई तो रामनाथ गोयनका खड़े थे, जो कि बात कहते थे, क्रिटिसिज्म निकलता था इंडियन एक्सप्रेस में। पर आज हम देखते हैं कि मीडिया का भी रोल, अगर आप देखिए, माफ कीजिएगा अवस्थी जी, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मीडिया का जो रोल मीडिया का रोल हम जब देख रहे हैं, मीडिया का रोल जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हिंदी मीडिया कहीं बेहतर है अंग्रेजी मीडिया से, कहीं बेहतर है। आपको हिंदी मीडिया में काफी कुछ मुद्दों पे चर्चा मिलती है अक्सर, पर अंग्रेजी मीडिया में तो शायद ही दिन में आधे घंटे, पौन घंटे, बाकी तो रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत के नाम पे ही
सब टंगे हुए हैं। हमारा अपना यही मानना है कि चूंकि चुनाव जीतना है, लिहाजा किसी न किसी को मुद्दे को ऐसा खड़ा करो जो कि लोग वोट दिला सके। निश्चित रूप से बड़े मुद्दों को, बड़े बहस को, बड़े कोर इश्यूज को कहीं ना कहीं ढकना होता है। इसीलिए रिया चक्रवर्ती, कभी कंगना रनावत और कभी तमाम तरह के ये मुद्दे आते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, मीडिया तड़का लगाता रहता है, लाइव रिपोर्टिंग करता रहता है, तो जिससे कि जनता के दिमाग में निश्चित रूप से एक बड़ी मैसेज जाए कि कुछ तो हो रहा है। हालांकि वो उनके लिए क्या हो रहा है ये एक बड़ा प्रश्न है, और इसीलिए हमारे साथ जो दो खास मेहमान रहे वो लगातार इसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करते रहे और तमाम अपने जो अनुभव है वो भी शेयर किया। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।